नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का छठा भाग, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में और हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? चलिए आइए हम शुरू करेंगे ब्लड वेसल्स के साथ में। तो बेटा, हमने दो तरीके के ब्लड वेसल्स पढ़े। कौन से पढ़े? एक पढ़ा है जो वेसल लेके जाता है ब्लड को। सबसे पहले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। तो जायज़ सी बात है कि ये जो वेसल्स है, ये वेसल्स क्या कैरी करेंगी? ये वेसल्स कैरी करेंगी ब्लड। क्या कैरी करेंगी? ब्लड को कैरी करेंगी। अब जो ब्लड वेसल होता है, ये हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही अहम भाग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है, राइट? बिना ब्लड वेसल के ब्लड उसके डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये रोड्स हैं जो कि अलग अलग शहरों को, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, किसको कनेक्ट करती हैं? हार्ट को कनेक्ट करती हैं। जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट को ये ब्लड वेसल्स कनेक्ट करती हैं बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स के साथ में, और वाइसा वर्सा भी, मतलब ऑर्गन्स को कनेक्ट करती हैं किसके साथ में? हार्ट के साथ में। तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड फ्लो कराती हैं, जिससे कि हमारा क्या ट्रांसपोर्ट होता है? हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट की ट्रांसपोर्टेशन में तो लिम्फ का काफ़ी हाथ होता है। काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और क्या होती हैं जो मेजरली ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्या होती हैं? गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो जो हमारे पास ये ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या हैं? ये दो तरीके की ब्लड वेसल्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती है किसके पास में? बॉडी ऑर्गन के पास में। किसके पास में? बॉडी ऑर्गन के पास में। ठीक है। और एक ब्लड वेसल होती है जो बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास में क्या लेकर जाती हैं? ब्लड लेकर जाती। इतनी बात समझ आ गई? तो ये दो तरीके की वेसल्स हैं। जो ब्लड वेसल्स हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ ब्लड लेकर जाती हैं, उनको बोला जाता है आर्टरी। क्या बोला जाता है? आर्टरी बोला जाता है। और जो ब्लड वेसल्स बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ब्लड वेन्स। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है ब्लड वेन्स बोला जाता है। इतनी बात याद आ गई? यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। कहाँ पर? ब्लड सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसी पे तो बेस्ड होता है, आर्टरी और वेन्स के ऊपर। इतनी बात समझ आ गई ना? डीऑक्सीजनेटेड कैरी कौन करता है, ऑक्सीजनेटेड कैरी कौन करता है, इस कॉन्सेप्ट को हम पहले ही साइड में रख चुके हैं। सो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं वेन्स। आर्टरीज हार्ट से लेकर जाती हैं बॉडी ऑर्गन तक, और वेन्स बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट के पास तक। इतनी बात समझ आ गई? थ्योरी पढ़े। सो आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स क्या है? हमारी मेजर ब्लड वेसल्स हैं, राइट? आर्टरीज कैरी करती हैं ब्लड को कहाँ से? हार्ट से टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। यही हमने फ्लो चार्ट में लिखा था। और जो वेन्स हैं वो ब्लड को लेकर आते हैं कहाँ से? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक। तो जो वेन्स हैं, अब क्या होता है, जो डिफरेंसेस हैं वो हम डायग्राम देख के पता करेंगे। तो वेन्स में आप मान लो कि वेन्स में क्या है? हमारे पास वी फॉर वेन्स एंड वी फॉर वॉल्स। वेन्स के पास क्या है? वॉल्स भी हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? इनका डायग्राम बना लेते हैं हम। तो हम एक तरफ हम बनाते हैं आर्टरी का, एक तरफ हम बनाते हैं आर्टरी का, और दूसरी तरफ हम किसका बनाएंगे? और दूसरी तरफ हम बनाएंगे वेन्स का। ठीक है, चलो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट यहाँ पर, राइट? अब सर्कल के लिए हम रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, चलो जी, रेड कलर ले लिया आर्टरी के लिए। थोड़ा पेन का मार्कर भी मोटा कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा है आर्टरी, राइट?
ठीक है, ये आर्टरी हो गई। और वेन्स के लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं, राइट। वेन्स के लिए हमने कौन सा कलर ले लिया? ब्लू कलर ले लिया। अब क्या होता है, जो हमारे पास आर्टरी हो चाहे वेन्स हो, उनमें क्या होता है, उनमें 3 तरीके के मेम्ब्रेन्स होते हैं। सबसे पहला जो मेम्ब्रेन होगा, सबसे पहला मेम्ब्रेन होगा हमारे पास में, वो होता है हमारा ट्यूनिका इंटरना। जो सबसे पहली मेम्ब्रेन किसी भी ब्लड वेसल में होगी वो होगी ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगी, जो कि किससे बनी हुई है? इट इज द कोट विच इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना किसकी बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ये तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ट्यूनिका एक्सटर्ना। और इसको क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोल रहे हैं। दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी होगी? दूसरी मेम्ब्रेन है हमारे का पास में ट्यूनिका मीडिया। कौन सी मेम्ब्रेन है? ट्यूनिका मीडिया है। और ये ट्यूनिका मीडिया किससे बनी हुई है? पहले तो ये ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना के बीच में सैंडविच्ड होती है। कैसी होती है? सैंडविच होती है बीच में। और ये किस किस की बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। साथ ही में इसमें क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रही हूँ? मेम्ब्रेन्स के बारे में बता रही हूँ, राइट। सो ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर होती है, राइट। किससे बनी हुई होती है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की, और साथ ही में स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। एंड दिस इज थिकर इन द आर्टरी। अभी सिर्फ नोट कर लो अपने दिमाग में। ट्यूनिका इंटरना की अगर हम बात करें तो ट्यूनिका इंटरना इज द इनर मोस्ट लेयर। क्या है? इनर मोस्ट लेयर होगी, सबसे अंदर की लेयर होगी। अब इस ट्यूनिका इंटरना को हम और क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटिमा भी बोलते हैं। जैसे हमने एक्सटर्ना को एडवेंटिशिया बोला था, वैसे इसको इंटिमा भी बोलते हैं। और इस ट्यूनिका इंटिमा या इंटरना में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्या होती है? इलास्टिक मेम्ब्रेन। इसलिए कई बार आर्टरी को हम और क्या बोलते हैं? इलास्टिक आर्टरी भी बोलते हैं। और एक और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होती है एंडोथीलियम। क्या होती है? एंडोथीलियम के मेम्ब्रेन होती है। ये एंडोथीलियम की मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथीलियम से बनी होती है। किससे बनी होती है? फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथीलियम के सेल्स से बनी हुई होती है। इतनी बात समझ आ गई? सो क्या पढ़ा हमने? ट्यूनिका इंटरना पढ़ा, जिसको ट्यूनिका इंटिमा भी बोलते हैं। वो इलास्टिक मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। क्या किससे बनी होती है? मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? इलास्टिक मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है? इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई होती है। जो हमारे येलो फाइबर्स थे, याद आ रहे हैं? येलो फाइबर्स हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में पढ़ा था, उससे ये बनी हुई होती है। और ये कहाँ होती है? जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो थिकर होती है आर्टरी में। आर्टरी में ये क्या होती है? मोटी होती है। आर्टरी में ये मोटी होती है, इसलिए आर्टरी को हम इलास्टिक आर्टरी भी बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? सो यहाँ पे एंडोथीलियम क्या है? फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथीलियम सेल्स की लाइनिंग है, और ये डायरेक्टली ल्यूमन से टच हो रही है। आर्टरी में जो इसके सेल्स हैं वो ज़्यादा इलोंगेटेड और फ्लैटेंड होते हैं। और ब्लड कैपिलरीज सिर्फ किसकी बनी होती हैं? एंडोथीलियम की बनी होती है। अपने डायग्राम पे वापस आते हैं, चलो, ठीक है। तो डायग्राम पे हम जब वापस आ रहे हैं पीछे यहाँ पर, तो सबसे पहली जो मेम्ब्रेन है हमारी वो कौन सी है? ये बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बीच में लिखती हूँ, यहाँ पर बीच में हम चीज़ों का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना के बाद क्या होगा? ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया के बाद क्या होगा? ट्यूनिका इंटरना या फिर इंटाइमा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब मार्किंग स्टार्ट कर दे। तो ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ये जो है, ये क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ आर्टरी।
ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ वेन्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ रही है क्या नहीं आ रही है? राइट। अब जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो तो कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ है, दोनों में, आर्टरी में भी वेन्स में भी। ट्यूनिका मीडिया जो है वो किससे बना हुआ है? इलास्टिक टिश्यू से बना हुआ है। साथ ही में वो किससे बना हुआ है? कुछ और कलर लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। वो किससे बना हुआ है? जो ट्यूनिका मीडिया है वो बना हुआ है इलास्टिक टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स, इलास्टिक टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। और ये जो मेम्ब्रेन है ट्यूनिका मीडिया, दिस इज थिकर इन ट्यूनिका इन आर्टरीज, राइट। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो उसकी मोटाई ज़्यादा होती है आर्टरीज में। ठीक है, क्या होती है इसमें? इलास्टिक टिश्यूज भी, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, साथ में क्या होगा? साथ में क्या होंगे? पिंक कलर के स्मूथ मसल्स भी होंगे। और ये क्या बनाएगा? ट्यूनिका मीडिया बनाएगा। जबकि ये थोड़ी सी कम होती हैं। कहाँ कम होती हैं? ये थोड़ा कम होती हैं, कम, वेल डेवलप्ड नहीं होती या लेस डेवलप्ड होती है। किसमें? किसमें? वेन्स में। किसकी बात कर रहे हैं हम? वेन्स की बात कर रहे हैं। तो वेन्स में जो हमारी ट्यूनिका मीडिया है वो कम डेवलप्ड होती है। कैसी डेवलप्ड होती है? कम डेवलप्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका ल्यूमेन काफ़ी बड़ा होता है। तीसरी मेम्ब्रेन हमारे पास यहाँ क्या आती है? ट्यूनिका इंटरना आती है। क्या आती है? ट्यूनिका इंटरना आती है। अब ये ट्यूनिका इंटरना दो चीज़ों से बनी हुई होती है। एक होता है क्या? ट्यूनिका इंटरना में एक क्या होता है? एक तो एंडोथीलियम होती है। एक क्या होती है? एंडोथीलियम होती है। और एक होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है ये कहाँ है? ये इलास्टिक मेम्ब्रेन आप यहाँ देखोगे। ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है ये हमारी आर्टरी में काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी थिक होती है। ये जो येलो कलर की है ये इलास्टिक मेम्ब्रेन मैं आपके लिए बना रही हूँ। ये काफ़ी मोटी होती है। कहाँ? आर्टरीज के अंदर। और उसके साथ में अंदर क्या है? उसके फ्लैटेंड, क्या है? फ्लैटेंड एंडोथीलियम सेल्स हैं। क्या हैं ये? फ्लैटेंड एंडोथीलियम सेल्स। नजर आ रहे हैं फ्लैटेंड एंडोथीलियम सेल्स? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? राइट। अब यही चीज अगर हम किस में बनाएंगे? वेन्स में बनाएंगे। तो पहले तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्या बनाएंगे? इलास्टिक मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन पतली होती है वेन्स में। कैसी होती है? वेन्स में काफ़ी पतली होती है। और इसके बाद क्या होता है इसके पास में? ये हमारी बन गई मेम्ब्रेन, राइट। इसके पास में मैं इसके पर क्या बना रही हूँ? यहाँ पे येलो कलर से इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये इलास्टिक मेम्ब्रेन हो गई। और साथ ही में हम क्या बना रहे हैं? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। क्या बना रहे हैं? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, मार्किंग कर दें आप? चलो मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है? जो ट्यूनिका मीडिया है वो ये है, दिस इज ट्यूनिका मीडिया आर्टरी में, और ये है ट्यूनिका मीडिया वेन्स में। ट्यूनिका इंटरना कौन सी है? ये वाली है ट्यूनिका इंटरना। कौन सी है? ये वाली ट्यूनिका इंटरना है। रेड कलर से बना दूँ आपको दिखेगा। ट्यूनिका इंटरना ये वाली है। ठीक है, और यहाँ पे ट्यूनिका इंटरना कौन सी है? ये वाली है जो इलास्टिक मेम्ब्रेन से एंड एंडोथीलियम सेल से बनी हुई, एंडोथीलियम की मेम्ब्रेन से बनी हुई है, जिसमें एपिथेलियल, स्क्वामस एपिथेलियल, फ्लैटेंड सेल्स है। इतनी बात समझ आ गई आपको? इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई है। ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये है ट्यूनिका मीडिया, और ये है ट्यूनिका इंटरना। डिफरेंसेस लिख लें। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ देखने में क्या लग रहा है? सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा यहाँ पर ल्यूमेन, द साइज ऑफ द ल्यूमेन, द डायामीटर ऑफ द ल्यूमेन। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आर्टरी में ल्यूमेन का जो साइज है
जो ल्यूमन का साइज है वो क्या है, कम है, जबकि ल्यूमन का साइज, LS लिख दूं ल्यूमन के साइज को, ल्यूमन का साइज वेन्स में काफी ज्यादा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आर्टरी में जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया, राइट, ट्यूनिका मीडिया क्या है, थिक है, वेल डेवलप्ड है, थिक है, वेल डेवलप्ड है, जबकि यहां पर ट्यूनिका मीडिया कैसी है, थिन है, कैसी है, थिन है, ठीक है, लेस डेवलप्ड है, जिसकी वजह से यहां पर क्या है, जो ल्यूमन है हमारा उसका डायामीटर कम हो रहा है। साथ ही में ट्यूनिका आर्टरी में जो ट्यूनिका इंटरना है, क्या है, ट्यूनिका इंटरना जो है हमारी वो किससे बनी हुई है, इलास्टिक मेम्ब्रेन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है उसमें, जिसमें इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है येलो फाइबर्स का, और इलास्टिक मेम्ब्रेन उसमें काफी थिक होती है। कैसी होती है, काफी थिक होती है, राइट, ठीक है। और इसमें ट्यूनिका इंटरना में जो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है। इतनी बात समझ आ गई। अब आप मुझे बताओ, पानी आप एक पाइप में डाल रहे हो, उस पाइप का जो डायामीटर है वो छोटा है, उस पाइप का डायामीटर छोटा है, तो इतने छोटे में से जब ब्लड फ्लो करेगा तो क्या होगा, जब इसमें से यहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा, क्या होएगा, जब ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड आर्टरी की वॉल्स पे तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, क्योंकि उसको क्या मिल रही है, कम जगह मिल रही है। क्या मिल रही है, जगह कम मिल रही है, ब्लड को यहाँ पर जगह कम मिल रही है, तो आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होगा, आर्टरी में क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर होगा वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, हाई एज कंपेयर टू जब वेन्स में इतना ही ब्लड फ्लो करेगा, वेन्स में भी उतना ही ब्लड फ्लो करेगा, तो वो जो वॉल्स हैं उसके ऊपर कम प्रेशर डालेगा। क्या करेगा, कम प्रेशर डालेगा, तो यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है, यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या होगा, लो होगा, कम होगा। इसलिए जब भी हम बीपी मेजर करेंगे, जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, तो हम कहाँ से करेंगे, आर्टरीज से करेंगे। कहाँ से करेंगे, आर्टरीज से करेंगे, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड हैं, आर्टरीज ही कनेक्टेड है किससे, हमारे वेंट्रिकल से, और वेंट्रिकल ही क्या डाल रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और जो प्रेशर से ब्लड आर्टरीज में फ्लो कर रहा है वही हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा। इतनी बात समझ आ गई। ये है हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन्स, ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो चलो ये वाली थ्योरी हमने देख ही ली थी। उसके बाद में ऑर्गन्स में बोथ आर्टरी एंड वेन डिवाइड्स टू फॉर्म आर्टीरियोल्स। अब क्या है, आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स क्या है, मान लीजिए यहाँ से क्या आ रही है, एक आर्टरी आ रही है, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रही है हमारी वेन, राइट। अब ये क्या होंगे, ये डिवाइड होंगे फर्दर इनटू वेन्यूल्स। किस में डिवाइड होंगे, फर्दर इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स विच इज नोन एज वेन्यूल्स, और ये डिवाइड होंगी फर्दर इनटू आर्टरी इनटू आर्टीरियोल्स। इतनी बात समझ आई। ये क्या थी हमारी आर्टरी, ये हमारी वेन है, ये फर्दर छोटी ब्रांचिंग में डिवाइड हुई, जिसको हमने क्या बोला है, आर्टीरियोल एंड वेन्यूल, राइट। अब क्या है, ये फर्दर डिवाइड होंगी, ये फर्दर किस में डिवाइड होंगी, और पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड होंगी। किस में डिवाइड होंगी, कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, और ऐसे ही यहाँ पर ये वेन्यूल्स भी आगे फर्दर डिवाइड होंगी, राइट। सो क्या हो रहा है, अगर हम मार्किंग करें तो ये है हमारी आर्टरी, ये है हमारी वेन, राइट। ये जो रीजन है, ये रीजन, ये है हमारा आर्टीरियोल, ये क्या है हमारा आर्टीरियोल, और ये जो रीजन है ये हमारा है वीन्योल, क्या है, वेन्योल, और ये जो रीजन है ये हमारे क्या हैं, कैपिलरीज हैं, जो सिंगल सेल थिक होती हैं, और जहाँ से क्या होता है,
डिफ्यूजन ईजिली हो सकता है। क्या हो सकता है? डिफ्यूजन हो सकता है। और कैपिलरीज में तो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, ट्यूनिका इंटरना में सिर्फ क्या होती है? एंडोथीलियम होती है। ठीक है। आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स फर्दर डिवाइड इनटू थिन वॉल्ड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं उनको? थिन वॉल्ड वेसल्स को कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज आर्टरीज की और वेन्स की क्या होती हैं? यूनाइटेड होती है, एक जगह आके मिल जाती हैं। और मिलने के बाद क्या होता है? इनके बीच में हमारे क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बीच में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, जिनसे क्या एक्सचेंज हो रहा होता है? न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस, ये सब एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है डिफ्यूजन से? ठीक है, इतनी तो अभी तक हमारे को बिल्कुल रट गई हैं चीज़ें। तो क्या क्या एक्सचेंज होगा? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस डिफ्यूज हो सकती हैं टिश्यू सेल के वॉल से ऑफ द थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, एंड उल्टा भी हो सकता है। मतलब जो कैपिलरीज लेकर आ रही हैं वो टिश्यूज को दे देंगे, और जो टिश्यूज के पास है वो कैपिलरीज को मिल जाएगा। आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज, ये सब क्या हैं? ब्लड वेसल्स हैं। और जो वॉल है आर्टरी की और वेन की, वो कंसिस्ट करती है 3 कोट्स। कौन से 3 कोट्स हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड हमारा ट्यूनिका इंटरना। राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम देख लेते हैं फाइनल डायग्राम। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इतना हवा मचा होता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी आर्टरी है, ये हमारी क्या है? वेन है। राइट, ये क्या है? वेन्योल है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ वेन्योल। ठीक है, ये है हमारी वेन्योल, वेन्योल। ठीक है, अब क्या हो रहा है? आपको डिवाइड करके बताया है कि कैसे कैसे इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो सबसे बाहर आर्टरी में क्या होगा? आउटर लेयर होगी। मतलब क्या होगी? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या बोला है? ये दोनों मिलकर क्या बनाने हैं? आउटर लेयर और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये बना रहे हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है। उसके बाद क्या है? जो स्मूथ मसल्स हैं, जो क्या है? स्मूथ मसल्स हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो स्मूथ मसल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। राइट, वो मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे? ये बना रहे हैं ट्यूनिका मीडिया। अब जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, एंडोथीलियम है, और इंटरनल मेम्ब्रेन क्या है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। राइट, येलो फाइबर्स वाले, YF लिख रही हूँ। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ट्यूनिका इंटरना। सो आपको एक एक करके दिखाया गया है, और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो डायामीटर है आर्टरी का, वो क्या है? कम है। जबकि यहाँ पर जो डायामीटर है वेन का, वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। राइट, ठीक है। अब वेन में क्या है? वेन में आउटर लेयर है, आउटर लेयर के बाद स्मूथ मसल्स हैं। राइट, इसमें क्या नहीं है? हमारे पास जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन थी वो यहाँ पर मिसिंग है। आउटर लेयर के बाद सीधा हमारे पास स्मूथ मसल्स आ रहे हैं, और स्मूथ मसल्स के साथ हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। राइट, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद में क्या है? एंडोथीलियम आ गया, एंडोथीलियम, एंड यहाँ पर थोड़ी सी इलास्टिक मेम्ब्रेन होगी। और इसमें एक और डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो वेन्स होती हैं उनमें क्या होता है? वैल्व्स होते हैं। ये जो हमारे डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस में हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है? ब्लड प्रेशर कम है। तो ब्लड जब आ रहा है तो उसको पीछे जाने की जगह मिल रही है, बैक फ्लो करने की जगह मिल रही है, क्योंकि उसके सर पे तो कोई पंप है नहीं ना। आर्टरीज के सर पे कौन आ रहा है? डायरेक्ट पंप आ रहा है, हार्ट। लेकिन वेन्स के पास तो, वेन्स तो कहाँ से आ रही है? ब्लड ऑर्गन से आ रहा है। इनके पास जगह भी रहती है, ज़्यादा जगह भी है, प्रेशर भी नहीं है। तो इस वेन्यूल ब्लड या वेन ब्लड के पास में क्या ऑप्शन है कि मैं वापस उल्टा पीछे चला जाता हूँ। मतलब क्या है? हार्ट तो हमारा यहाँ है। अब जो पैरों से या एब्डोमिनल बॉडी से, लोअर बॉडी से जो ब्लड ऊपर आ रहा है, उसको एंटी ग्रेविटी आ रहा है, प्लस उसके पास में क्या नहीं है? कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। जब हमारे को पानी ऊपर छत पे टंकी में चढ़ाना होता है तो हम क्या चलाते हैं? मोटर चलाते हैं, नहीं तो पानी नहीं चढ़ता, क्योंकि पानी को क्या हो रहा है? एंटी ग्रेविटी जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण से उल्टा जा रहा है, तो उसको काफ़ी दम लग रहा है, जोर लग रहा है। तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जो लोअर बॉडी पार्ट्स है उनमें तो कोई पंप नहीं है,
इसलिए ब्लड के पास चांस रहता है, एक ऑप्शन रहता है कि वो उल्टा चला जाए। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए, ब्लड का बैकफ्लो अवॉइड करने के लिए वेन्स के पास में क्या होते हैं, वी फॉर वेन्स एंड वी फॉर वॉल्स होते हैं। जैसे हार्ट में वॉल्स होते हैं वैसे ही वेन्स में भी वॉल्स होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब वापस उस डायग्राम पे चलें तो वो डायग्राम क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये वॉल्व है। यहाँ से एक बार ब्लड ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वापस अगर ये मुड़कर आएगा तो ये जो वाल्व है ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ब्लड वापस उल्टा नहीं आ सकता, ब्लड वापस उल्टा नहीं आ सकता। इतनी बात समझ आ गई? तो ये हमारा क्या हो गया, वेन है, ये आर्टरी है, वेन डिवाइड हुई इनटू वेन्यूल्स, फिर आर्टरी डिवाइड हुई इनटू आर्टेरियोल्स, और बीच में ये क्या है, हमारी फर्दर थिन वॉल्ड मेम्ब्रेन्स हैं जो कि कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज कैसी होती हैं, सिंगल सेल्ड थिक होती हैं। अब हम आ जाते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में। तो अगर आपको याद हो, हमने डाइजेशन में एक लाइन पढ़ी थी कि जब ब्लड इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन लेकर जाता है तो वो पहले हार्ट के पास नहीं जाता है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, लिवर के पास में जाता है। कहाँ जाता है, लिवर के पास में जाता है। एक तो होता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स, एक होता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स से सीधा जारी है ब्लड वेसल्स टू दी हार्ट। कहाँ जारी है, सीधा जारी है ब्लड वेसल्स टू दी हार्ट, मतलब सीधा जाए चली गई। ठीक है, कोई बीच में ऑर्गन नहीं मिला इनको रुकने के लिए, कहीं ये किसी ऑर्गन के पास नहीं रुकी। लेकिन कुछ ऐसी वेन्स होती हैं, कुछ ऐसी वेन्स होती हैं जो एक ऑर्गन पे रुकती हैं। ये क्या है, ये एक कोई ऑर्गन है शरीर का, हमारे शरीर का कोई एक ऑर्गन है, उसके पास रुकती है, यहाँ से कुछ लेती हैं, कुछ देती हैं और फिर जाती हैं हार्ट के पास में। ऐसी कुछ क्या है, वेन्स हैं जो कि एक तीसरे ऑर्गन के भी ऊपर रुकती हैं और फिर जाती हैं हार्ट के पास में। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई? तो ये जो सर्कुलेशन चल रहा है जो किसी तीसरे ऑर्गन पे रुकने के बाद हार्ट पे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। की रास्ते में क्या है, एक पोर्ट पे रुकती हैं और कहाँ जाती हैं, फिर हार्ट के पास जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। हमारे पास में क्या है, या फिर हम तीन तरीके के पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ते हैं, एक हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, एक रीनल पोर्टल सर्कुलेशन और एक हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन दोनों वर्टिब्रेट्स में होता है, लेकिन रीनल पोर्टल सर्कुलेशन वर्टिब्रेट्स में नहीं होता है। ठीक है, ये कहाँ तक होता है, ये हमारा पाइसीज एम्फीबियंस तक आता है और उसके बाद ये रिड्यूस होने लग जाता है। सो ब्लड एंटर्स द लिवर फ्रॉम टू सोर्सेज, दो सोर्सेज से ब्लड आता है। एक तो डायरेक्ट कहाँ से आ रहा होगा, एक जो हिपैटिक आर्टरी है जो सीधा ब्लड कहाँ से ला रही है, हार्ट से ला रही है, एक तो वो ब्लड आएगा। दूसरा आएगा जो कहाँ से आएगा, एब्डोमिनल एओर्टा से आएगा। एंड हिपैटिक पोर्टल वेन जो कहाँ से कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। क्योंकि लिवर में क्या होता है, लिवर में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली फैट्स का डाइजेशन होता है, वेस्ट्स का एक्सचेंज होता है। वेस्ट को भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। हमारा जो वेस्ट होता है वो कहाँ बनता है, लिवर में ही तो बनता है ना, याद आया? सो क्या हो रहा है, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में ब्लड एंटर करता है लिवर में फ्रॉम टू सोर्सेज। वन इज फ्रॉम दी आर्टरी, दैट इज हिपैटिक आर्टरी, जो क्या लेकर आ रही है, ऑक्सीजन लेकर आ रही है, हार्ट के पास से ब्लड आ रहा है फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। एंड दूसरा कौन सा है, हिपैटिक पोर्टल वेन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के पास से आ रहा है, मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन से आ रहा है। अब ये जो फ्लो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, कहाँ से, डाइजेस्टिव ऑर्गन से टू द लिवर बिफोर रिटर्निंग टू हार्ट, हार्ट के पास जाने से पहले, इसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इसको हमने क्या बोला है, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है। मैंने यही बताया कि अगर
बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जा रहा है, ऑफ कोर्स बॉडी ऑर्गन से कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वो किसी एक ऑर्गन पे रुक रहा है और फिर वो हार्ट के पास जा रहा है। ये क्या है, पोर्टल सिस्टम है। अब इसी पोर्टल सिस्टम में अगर क्या हो रहा है कि हमारे पास में क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। एक तरफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है और एक तरफ हार्ट है। क्या है, हार्ट है हमारा। डाइजेस्टिव ऑर्गन से हमारे पास क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन तो किसने ले लिया, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ने ले लिया। लेकिन इस डाइजेस्टिव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में और क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वो कहाँ से ला रही है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से ला रही है। और ये सबसे पहले आकर किसको मिल रहा है, ये सबसे पहले आकर लिवर को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। एक तो ब्लड यहाँ से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ब्लड आ रहा है हमारा हार्ट से। कहाँ से आ रहा है, हार्ट से ब्लड आ रहा। कहाँ से आ रहा है ब्लड, हार्ट से ब्लड आ रहा है। और ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन कम है, लेकिन क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो हमारे लिवर को एक यहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है और एक यहाँ से ब्लड मिल रहा है। दो जगह से ब्लड मिल रहा है, ठीक है। सो वेन जो है वो ब्लड डज नॉट कैरी ब्लड डायरेक्टली टू द हार्ट, सीधा हार्ट के पास लेकर नहीं गई। अब जो ये वाली क्या है, वेन है, ये पहले ब्लड यहाँ लेकर आई, फिर लिवर के बाद कहाँ लेकर जाएगी, हार्ट के पास लेकर जाएगी। वो डायरेक्टली नहीं लेकर आई, इस पोर्ट पे रुक कर आई, इस एक पोर्ट पर रुक कर आई, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, पोर्टल सर्कुलेशन बोला है। सो वो कैरी ब्लड डायरेक्टली टू द हार्ट नहीं करती है, लेकिन एक नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज का इन अनदर और इंटरमीडिएट ऑर्गन बिफोर रीचिंग दी हार्ट इज कॉल्ड अ पोर्टल वेन। तो इस वेन को, जो ये ब्लड यहाँ से इस रुकते रुकते आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन। वेन तो है क्योंकि कहाँ से ला रही है ब्लड, डाइजेस्टिव ऑर्गन से ला रही है। और पोर्टल वेन क्यों बोला, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लेकर आ रही है, एक पोर्ट पर रुक कर आ रही है, ठीक है। सो पोर्टल वेन टुगेदर विद स्मॉल वेन्स थ्रू विच इट रिसीव ब्लड इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। अब जैसे क्या है, हमारी ब्लड की कैपिलरीज है, वैसे ही यहाँ पे पोर्टल सिस्टम की छोटी छोटी क्या है, स्मॉल वेन्स हैं, जिनको क्या बोला गया, इकट्ठा करके पोर्टल सिस्टम बोला गया है। और पोर्टल सिस्टम का नाम किस पे रखा गया है, जिस ऑर्गन के पास वो रुकती हैं। अगर वो रुक रही हैं लिवर के पास में, अगर वो रुक रही हैं, जैसे हमारे केस में होता है लिवर के पास में, तो उसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अगर वो रुक रही हैं किडनीज पे, अगर वो रुक रही हैं किडनीज पे, तो उसको बोला जाएगा रीनल पोर्टल सिस्टम। सो पोर्टल सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर द ऑर्गन टू विच इट कैरीज ब्लड। एंड वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, 2 या 3 पोर्टल सिस्टम्स हो सकते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, राइट। एंड रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है ह्यूमन बींग्स में। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, सारे वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट वेन्स क्या होते हैं, ओपन जो खुलती हैं हिपैटिक पोर्टल वेन में, कौन कौन सी, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन कौन सी हुई, मीजेंट्रिक वेन वो वेन होगी जो ब्लड को लेकर आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन से एंड लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के कुछ पोर्शन से टू दी इलियोकोलिक, राइट कॉलिक, मिडल कॉलिक एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन से, राइट, ठीक है। अब जो स्प्लीनिक वेन है वो ड्रेन करती है ब्लड फ्रॉम द स्टमक, pancreas and portions of large intestine through the gastroepiploic, pancreatic and inferior mesenteric veins. तीसरी होती है inferior mesenteric veins which bring blood from the portions of large intestine through superior rectal, sigmoidal and left colic veins. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स और थोड़ा सा पैच ऑफ स्टमक से ये सारी मीजेंट्रिक वेन्स कवर करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाती हैं, किसके पास में, लिवर के पास में। लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेन्स खुलती हैं सीधा हिपैटिक पोर्टल वेन में, और वो कहाँ से लाएंगी, गैस्ट्रिक वेन्स है तो कहाँ से आएगा, स्टमक से आएगा,
गैस्ट्रिक वेन है तो कहाँ से आएगा, स्टमक से आएगा। सिस्टिक वेन है तो मतलब कहाँ से आएगा, गॉल ब्लैडर से आएगा, एंड ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, राइट। एंड अल्टीमेटली ब्लड लीव करता है लिवर थ्रू द हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन से वो ब्लड कहाँ चला जाता है, इंफीरियर वेना कावा में, बिकॉज दैट्स द लोअर बॉडी ऑर्गन। इतनी बात समझ आ गई। एक डायग्राम देख लेते हैं इसका। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा कि आर्टरी से ब्लड आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये हार्ट से आया, हार्ट से आर्टरी से ब्लड होता हुआ आया, स्टमक और इंटेस्टाइन्स के पास आया। यहाँ पर एक नेटवर्क बना कैपिलरीज का, जहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन तो दे दिया गया, ऑक्सीजन दे दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया, न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स ले लिए गए और टॉक्सिन्स भी ले लिए गए, न्यूट्रिएंट्स भी ले लिए गए, टॉक्सिन्स भी ले लिए गए। और ये सब कहाँ जाएंगे, ये सब क्या मिलकर बनाएंगे, एक हिपैटिक पोर्टल वेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन बनाएंगे। अब क्योंकि ये हिपैटिक पोर्टल वेन हिपैटिक है तो ये किसके पास जाएगी, लिवर के सेल्स के पास जाएगी, हिपैटोसाइट्स के पास जाएगी, जहाँ पर क्या कर देगी, वो अपने न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स, टॉक्सिन्स सब लिवर के सेल्स को दे देगी। किस लिए, एसिमिलेशन के लिए। किसके लिए, एसिमिलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये इस पे प्रोसेसिंग करेगा, हमारे न्यूट्रिएंट्स पे, वेस्ट पे लिवर के सेल्स प्रोसेसिंग करेंगे, और ये सब देकर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ चला जाएगा, ब्लड वापस से किसके पास चला जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा, वेनस ब्लड। तो ये पूरा क्या है, दिस इज इंटायरली आर हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इतनी बात समझ आ गई। ये क्या है, हमारा हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है। हिपैटिक क्यों है, क्योंकि इसमें कौन इन्वॉल्व है, लिवर इन्वॉल्व है। इतनी बात समझ आई। ये रहा आपका पूरा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखो क्या हो रहा है, हार्ट है, हार्ट से एओर्टा के पास में ऑक्सीजन रिच ब्लड, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। हिपैटिक आर्टरी के पास में लिवर से गया, जहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड है। दूसरा ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जा रहा है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को भी तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब न्यूट्रिएंट रिच ऑक्सीजन पुअर ब्लड चला गया, यहाँ पर कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया ऊपर, मतलब न्यूट्रिएंट में तो रिच हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पुअर क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीजन किसने ले ली, स्मॉल इंटेस्टाइन ने ले ली। किसने ले ली, स्मॉल इंटेस्टाइन्स ने ले ली। और हिपैटिक पोर्टल वेन से ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लिवर के पास चला गया। अब लिवर क्या कर रहा है, जो हिपैटिक डक्ट है उससे जो बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दे रहा है, ये तो हमारे को पता है। उसके बाद में लिवर के पास में जो भी ब्लड गया, जिससे उसने क्या निकाल लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, सारी टॉक्सिन्स ले ली, और फिर उस ब्लड को हिपैटिक वेन, इंफीरियर वेना कावा में से वापस हार्ट के पास भेज दिया। तो ये है हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इतनी बातें समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज एक चीज़ हम और जो सीखने वाले हैं वो है हमारा ECG। तो आपने कभी भी देखा होगा कि क्या होगा जब भी किसी को हार्ट अटैक आया है, या फिर जब भी किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो वो जब हॉस्पिटल जाता है या डॉक्टर को दिखाता है, तो डॉक्टर बोलता है भाई आप ECG कराओ। क्या कराओ, ECG, राइट। तो ECG क्या है, ECG एक ऐसा टेस्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा टेस्टिंग करता है जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में सब बताता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, कितने देर के लिए जनरेट हो रहे हैं, क्या उनका जो टाइम लिमिट है वो नॉर्मल रेंज में है या फिर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है या कम है। ये सब बातें हमारे को किससे पता चलती हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पता चलती है। तो ECG क्या है, ये ग्राफिक रिकॉर्ड है ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द
एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो मतलब ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कितने देर के लिए हो रहा है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये सब के बारे में पता करता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो रिलैक्सेशन है वो तो मसल्स का काम है। वो किसका काम है? वो तो मसल्स का काम है। और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखता है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है? जो ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेज रहे हैं, तो मतलब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट का आदान प्रदान को देखा जाएगा। मतलब हम यहाँ पर दो टर्म्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम डीपोलराइजेशन। क्या पढ़ेंगे? डीपोलराइजेशन, राइट। और एक हम पढ़ेंगे रीपोलराइजेशन, एंड हम पढ़ेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है? मतलब क्या है? एक जगह पोल बना और फिर पोल हट गया, फिर पोल बना, फिर पोल हट गया, तो इनके बीच में ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलेंगे। तो जब भी कोई ऑर्गन अगर डीपोलराइज हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है? डीपोलराइज हो रहा है, तो सोडियम आयंस उस ऑर्गन में जाएंगे। मतलब सोडियम आयंस का क्या होगा? इनफ्लक्स होगा। क्या होगा? सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होगा, तब वो डीपोलराइज होंगे और ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस केस में ऐसे नोड के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जो एट्रिया है, वो एट्रिया में सोडियम आयंस घुस रहे हैं और सोडियम आयंस के घुसने से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द चेंज इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, राइट। सो वॉलर फर्स्ट रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। जो आप देखते हो कि एक ऐसे ग्राफ होता है, उस पे क्या होता है, ऐसे करके कुछ आपकी रीडिंग्स आती हैं, ऐसे करके हार्ट बीट आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है? सो ये सबसे पहले किसने रिकॉर्ड किया था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड किया था वॉलर ने। लेकिन इसको स्टडी किसने किया था? इनथोवन ने। किसने स्टडी किया था? इनथोवन ने। और इसीलिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। इनको और भी क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोला जाता है। ठीक है? सो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोग्राम जो है वो हमारे को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो क्या बताता है? जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक ग्राफ पे हम बना के दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिसको किसने स्टडी किया था? इनथोवन ने। स्टडी करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। अब एक नॉर्मल इलेक्ट्रोग्राम किससे बना होता है? एक पी वेव होती है, दूसरी एक QRS वेव होती है, जिसको आप कई बार कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो। क्यों कॉम्प्लेक्स बोलते हो? क्योंकि वो 3 वेव से मिलके बना होता है। और एक होती है टी वेव। P वेव, QRS वेव एंड टी वेव। PQRST का कोई ऐसा बहुत महत्व नहीं है, PQRST रैंडमली सेलेक्ट करे गए। ठीक है? अब जो P वेव है वो छोटी सी ऊपर उठने वाली P वेव है, जहां पर क्या हो रहा है? जहां पर हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन ऑफ द एट्रिया, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। किसका डीपोलराइजेशन? एट्रिया का डीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले हार्ट में क्या होता है? किसका डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है? एट्रिया का होता है, which leads to contraction of both the atria। अब क्या हो रहा है? SA नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजा। क्या भेजा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजा। ये इम्पल्स भेजते ही क्या हुआ? सबसे पहले
सोडियम इनफ्लक्स हुआ, सोडियम इनफ्लक्स इन एट्रिया। कहाँ पे? एट्रिया में सोडियम इनफ्लक्स हुआ। सोडियम के इनफ्लक्स होते ही क्या होगा? एट्रिया का क्या होगा? डीपॉलीमराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन डीपोलराइजेशन होगा। और एट्रियल डीपोलराइजेशन होते ही क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसको पी वेव से डिनोट किया जाता है। ये किसके लिए है पूरा? ये पूरा है किसके लिए? पी वेव के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ SA नोड। SA नोड एक्टिवेट हो रहा है। द इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम SA नोड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द एट्रिया। SA नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिया, सोडियम इनफ्लक्स हुआ एट्रिया में, एट्रिया डीपोलराइज हुआ और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। दूसरी वेव है जो कॉम्प्लेक्स है, वो हमारी QRS वेव है, जो कि स्टार्ट होती है P के बाद में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड P के बाद में स्टार्ट होती है। एक स्मॉल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जाता है। क्या जाता है? स्मॉल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जाता है और फिर स्ट्रेट ऊपर एक अपराइट क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है and ending as downward wave S at its base. This is represented as ventricular depolarization. अब आप मुझे बताओ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्या हुआ? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होते ही हमारे क्या खुल गए? हमारे बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल्स खुल गए, क्योंकि क्या पड़ा? प्रेशर पड़ा। प्रेशर से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल्स में जाने के लिए क्या होएगा? वेंट्रिकल्स में जाने के लिए, वेंट्रिकल्स में जाने के बाद में वेंट्रिक्यूलर क्या होना चाहिए? वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या होगा? इससे पहले होगा वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा। वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन कैसे होगा? जो AV नोड है, किसका? सोडियम का इनफ्लक्स होगा, सोडियम का इनफ्लक्स होगा, क्योंकि उसको उसको उल्टे एरो लगा दिए मैंने यहाँ पे, आप भी नहीं बता रहे हो मुझे। तो यहाँ पर क्या होगा? सोडियम का इनफ्लक्स होगा। क्यों होगा सोडियम का इनफ्लक्स? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से आ रहा है? SA नोड ने किसको भेजा है? AV नोड को भेजा है। AV नोड ने बंडल ऑफ हिस्से, किससे? बंडल ऑफ हिस्से पुरकिंजे फाइबर्स में भेजा है। किसमें भेजा है? पुरकिंजे फाइबर्स में भेजा है। और पुरकिंजे फाइबर्स दोनों वेंट्रिकल्स में अपने अपने लेफ्ट राइट पुरकिंजे फाइबर्स लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स रिस्पेक्टिवली में लेकर गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सोडियम इनफ्लक्स हुआ। सोडियम इनफ्लक्स होने से क्या हो रहा है? वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं और डीपोलराइज होने के फ्रैक्शन सेकंड बाद क्या हो जाएंगे? वेंट्रिकल्स पिचक जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे और नीचे से जो सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं एओर्टा के और पल्मोनरी ट्रंक के, वो खुल जाएंगे। Caused by the impulses of the contraction, AV नोड से जो आ रहा है, AV नोड से contraction किसके पास आ रहा है? बंडल ऑफ हिस के पास में। बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर्स को दे रहा है, contraction of ventricular muscles. This wave is due to the spread of electrical impulse through the ventricles. ये कौन सी वेव है? ये जो वेव है, ये कौन सी वेव के बारे में हम बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम QRS वेव के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं T वेव के बारे में, जो कि एक छोटी सी डोम शेप्ड वेव होती है, जो कि वेंट्रिकल के, जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बाद में क्या होगा? ब्लड का प्रेशर लो हो गया, वेंट्रिकल्स में प्रेशर लो हो गया, हमारे सेमील्यूनर वॉल्स बंद हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स क्यों होंगे? क्योंकि क्या हो रहा है? वेंट्रिकल्स रीपोलराइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रीपोलराइज हो रहे हैं। ये जो रीपोलराइजेशन है, ये क्या है? हमारी टी वेव है, छोटी सी टी वेव है।
So potential generated by recovery of ventricle from the depolarization state is called the repolarization wave. तो T wave को हम क्या बोल रहे हैं? ventricle की repolarization wave. इतनी बात समझ आ गई? So ये है हमारा PQRST. So P wave जो है, जो आपको ये PR इंटरवल दिख रहा है, जहां पे आपको ये पर्पल कलर की वेव दिख रही है, सो दिस इज नोन एज एट्रियल डीपोलराइजेशन. क्या है ये पी वेव? पी वेव यहाँ पर क्या इंडिकेट करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन. और जब एट्रियम का डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद होगा एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन. आप ये नहीं कह सकते कि पी वेव आई तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया. कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद क्या होगा? एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट. उसके बाद में क्या है? ये सेगमेंट आया, फिर QRS आ गया. पहले नीचे गया, हल्का सा डिप लिया और स्ट्रेट अपराइट ट्राइंगुलर वेव बनी QRS वेव. कौन सी वेव? QRS वेव, जो कि क्या बता रही है हमारे को? जो कि हमारे को बता रही है वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन. क्या बता रही है? वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन. और वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन होने से क्या होगा? वेंट्रिकल्स जो हैं हमारे, जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में इस यहाँ से QRS इंटरवल में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ. इतनी सी इंटरवल के बाद में जब सारा ब्लड रिलीज हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है? लो प्रेशर हो रहा है. धीरे धीरे क्या हो रहा है? लो प्रेशर हो रहा है QT इंटरवल में. T यहाँ से स्टार्ट होएगा. T स्टार्ट हुआ जब क्या हो रहा है हमारा? वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन. क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा? फिर T वेव से क्या हो रहा है? जो वेंट्रिकल डीपोलराइज हुए थे, अब वो क्या हो रहे हैं? वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन हो रहे हैं. फिर से क्या हो रहे हैं? डीपोलराइज होने के लिए रेडी हो रहे हैं. इतनी बात समझ आ गई? ये ग्राफ समझ आई कैसे? जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, पीक जाता है, फिर वेट होता है, लो प्रेशर रहता है, फिर एक रिलैक्स होने की एक वेव और आती है. क्या हुआ? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन के लिए वेट हो रहा है. और फिर क्या हो रहा है? वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन. ये क्या है हमारा? ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है. इसी से ही रेफरेंस लेते हैं. जो एंड होता है टी वेव, दैट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल. और इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? डायास्टोल, मतलब रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है. जॉइंट डायास्टोल स्टार्ट हो जाता है. नॉर्मल PR की इंटरवल 0.12 सेकेंड से कम होगी या 2 सेकेंड्स के बीच में होगी. नॉर्मल QRS की वैल्यू कुछ करीब 0.10 सेकेंड्स होगी. कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल डायास्टोल का नहीं है ये टाइमिंग. ये है कितनी देर में डीपोलराइजेशन हो रहा है और कितनी देर में रीपोलराइजेशन हो रहा है. QT का इंटरवल क्या होगा? 0.4 सेकेंड से कम का होगा, राइट. अब क्या हो रहा है? मान लो अगर तुम्हारी जो P वेव है, जो क्या है? P वेव है, अगर वो इनलार्ज हो जाती है, बड़े ज़्यादा टाइम तक हो जाती है, मतलब क्या है? ज़्यादा टाइम तक होना मतलब ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ Na आयंस, राइट. Na प्लस आयंस के ज़्यादा होंगे तो इनलार्जमेंट होगा एट्रिया का. मतलब क्या हो रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है. PR इंटरवल क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इम्पल्स टू ट्रैवल थ्रू द एट्रिया एंड AV नोड टू द रिमेनिंग कंडक्टिव टिश्यू. रिमेनिंग कंडक्टिव टिश्यू कौन है? यहाँ पे वेंट्रिकल्स है. अब एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स में या फिर क्या हो रहा है? प्लेक्स जमा हो रहे हैं, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, रियूमेटिक फीवर है, वहाँ पे PR इंटरवल क्या हो जाएगी? लेंथन हो जाएगी. क्या हो जाएगी? लेंथन हो जाएगी. मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पहुंचने में फ्रॉम SA नोड टू AV नोड। दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया में क्या आ गई, सूजन आ गई, एंड AV नोड में भी क्या आ गई, सूजन आ रही है। Enlarged QNR waves indicate a myocardial infarction, मतलब हार्ट अटैक। सो ST इंटरवल क्या होता है, जो ST QRS हो गया, S नीचे आ गया, S से अब क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, क्या हो रहा है, टाइम बिटवीन द एंड ऑफ द स्प्रेड ऑफ इम्पल्स थ्रू द वेंट्रिकल्स एंड इट्स रीपोलराइजेशन। क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स जब डीपोलराइज हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, एस पे कॉन्ट्रैक्शन आया, अब धीरे धीरे जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, उस इंटरवल को हमने क्या बोला है, ST इंटरवल। जो अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में क्या है, ये जो ST इंटरवल है, S यहाँ पर खत्म हो गया, ये जो ST इंटरवल है यहाँ पर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की तरफ मूव कर रहा है। इस इंटरवल को हम कहते हैं ST इंटरवल, राइट। और क्या है, PR इंटरवल क्या थी हमारी, PR इंटरवल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इंटरवल है वो ये है कि हमारा क्या है, ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है, ये जो इंटरवल है मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे एट्रिया में हुआ, एट्रिया में क्या हुआ हमारा, एट्रिया में हमारा डीपोलराइजेशन हुआ, SA नोड ने एट्रिया को भेजा, अब वो SA नोड से AV नोड तक ट्रैवल करेगा, कहाँ तक ट्रैवल करेगा, AV नोड तक ट्रैवल करेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं PR इंटरवल, राइट। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इम्पल्स टू ट्रैवल थ्रू एट्रिया टू AV नोड टू द रिमेनिंग कंडक्टिव टिश्यूज, नीचे तक, वेंट्रिकल तक। तभी तो जब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होएगा तब वो QRS वाली हाइटेंड वेव आएगी। सो जो ST सेगमेंट है बिगिंस एट द एंड ऑफ द S वेव एंड टर्मिनेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द T वेव, राइट। अब जो ST सेगमेंट है अगर वो एलिवेट हो गई, कहाँ पे एलिवेट होगी, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, राइट, एंड डिप्रेस्ड, नीचे धसी हुई होगी, राइट, कब, जब हार्ट को आपके इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा, रिसीव्स इनसफिशिएंट ऑर्गन, जब हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन कम मिल रहा है। टी वेव फ्लैट हो जाती है जब हार्ट की मसल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज में, एंड इट मे बी एलिवेटेड व्हेन द बॉडीज पोटेशियम लेवल इज इंक्रीज, जब पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में 3-4 अलग अलग तरीके के क्या दे रखे हैं, ECG के ग्राफ दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे को नॉर्मल दे रखा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये हमारी QRS वेव है, ये Q, ये R और S और ये T वेव है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ST वेव में एलिवेशन आ रहा है, मतलब जो आपको ST वेव जो नीचे आती हुई दिखनी चाहिए उसमें क्या आ रहा है, उठ गई है ST वेव। क्या हो गई है, ST वेव हमारी एलिवेट हो गई है। क्यों हो गई है, ये ऐसे टाइम पे होती है जब हमारे किसको, मायोकार्डियम मसल्स को क्या नहीं मिलता है, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास ये हार्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा, थोड़ा ज़्यादा ही डिज़ाइनर हार्ट बन गया है ये, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा हार्ट है, हम हार्ट बना रहे हैं यहाँ पे, चलो हार्ट बनाते हैं, हार्ट बनाओ भाई, ओके, ठीक है, ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट के पास जो आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है, जो हार्ट के पास आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, जो आर्टरी हार्ट के पास ब्लड लेकर आ रही है उसका नाम क्या है, हार्ट के पास आर्टरी एक ब्लड लेकर आ रही है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या लेकर आ रही है, कोरोनरी आर्टरी। ये क्या लेकर आ रही है, हार्ट के पास में ऑक्सीजन लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है, ऑक्सीजन लेकर आ रही है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जब कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजन लेकर आ रही है तो जो मायोकार्डियम मसल्स हैं उनको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है, इन मायोकार्डियम मसल्स को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है।
लेकिन मान लो इस मायोकार्डियम मसल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मतलब कोरोनरी आर्टरी में क्या है, किसी तरीके का ब्लॉकेज है। और वो ब्लॉकेज क्यों होगा? क्योंकि कोई ब्लड क्लॉट बन गया है, क्योंकि कोई क्या हो गया है, ब्लड क्लॉट बन गया है। तो मान लो यहाँ पर क्या बन गया है, एक क्लॉटिंग हो गई है। क्या बन गया है यहाँ पर? ब्लड का क्लॉट बन गया है। तो इस क्लॉट की वजह से इस जगह की मायोकार्डियम मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। क्या मिल रही है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है। अब इंसान ने बोला कि ठीक है, चलने दो। उसको पता ही नहीं है कि क्लॉट हुआ है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने से क्या होगा? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने से हमारा ये एसटी एलिवेट होएगा। क्या होएगा? एसटी एलिवेट होएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे मायोकार्डियम मसल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। क्या बोल रहे हैं? मायोकार्डियम मसल्स गेटिंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं उसको? मायोकार्डियल इस्कीमिया होएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? मायोकार्डियल इस्कीमिया हो गया, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिला। मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब होता है गेटिंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, ये हो गया। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उस पार्ट को नहीं मिल रहा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा डेड। मायोकार्डियम मसल का वो पार्ट क्या हो जाएगा? वो पार्ट हो जाएगा डेड। मायोकार्डियल मसल का वो पार्ट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आएगा आपको? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब अगर ये डेड पार्ट जो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेड हुआ है, अगर छोटा है तो थोड़ा बहुत हार्ट अटैक होगा, छोटा हार्ट अटैक आएगा, इंसान सह लेगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये ज़्यादा बड़ा पार्ट है जिसको ऑक्सीजन नहीं मिला और वो डेड हो गया, तो क्या होगा? क्या इंसान हार्ट अटैक सह पाएगा? हार्ट अटैक, हार्ट का मेजर हिस्सा क्या हो गया है? डेड हो गया है। तो क्या इंसान हार्ट अटैक सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। तो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। सर्वाइवल चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसलिए डॉक्टर्स आपकी क्या ईसीजी देखकर बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो अब ये हमारा हो गया ईसीजी फिनिश। ठीक है, ईसीजी, व्हेन ईसीजी ऑफ अ पर्सन इज रिकॉर्डेड, 4 या 6 या 12 लीड्स लगाई जाती हैं आर्म्स में, लेग्स में। इट इज़ डन, उसको वहाँ पे उस एरिया को साफ किया जाता है, उस पर जेली लगाया जाता है, फिर वो लीड्स लगाई जाती हैं। इससे क्या होता है? बेटर कंडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ रबर सक्शन कप एंड एडिशनल इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द चेस्ट, और यहाँ पर भी लगती है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज स्विच्ड ऑन व्हेन which detects and amplifies electrical current of the heart and transmits to the recording पेन, राइट। और पेन से वो ऐसे ऐसे क्या बन रही होती है? आपकी हार्ट बीट्स बन रही होती हैं, हार्ट वेव्स बन रही होती हैं। लैटर ड्रॉज अ वेवी लाइन दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन वेव्स। और जब भी डिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है? या तो वेव ऊपर जाती है या वेव नीचे जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीजी इज दैट कि इट गिव्स एक्यूरेट, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देता है हार्ट की, एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट डायग्नोस्टिक वैल्यू इन कार्डियक डिजीजेस। हार्ट के डिजीजेस को पता करने में ईसीजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम की। तो जैसे हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चाहिए होता था? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमारे को क्या क्या चाहिए होता है? एक ब्लड चाहिए होता ही था, जो कि क्या होता था? ट्रांसपोर्ट होता था, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को क्या करता था? कैरी करता था। एक होती थी ब्लड वेसल्स। क्या होती थी? ब्लड वेसल्स होती थी, जिनके थ्रू ये ब्लड दूसरे ऑर्गन्स के पास में पहुंचता था। और एक होता है हमारा हार्ट, जो कि क्या होता था? पंपिंग ऑर्गन होता था। वैसे ही हमारे पास क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम होता है, राइट। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे को क्या क्या चाहिए होगा? हमारे को लिम्फ चाहिए होगा, लिम्फ जिसमें फ्लो करेगा, वो पूरा सिस्टम चाहिए होगा, मतलब लिम्फ की कैपिलरीज चाहिए होंगी, वेसल्स चाहिए होगा, और जो लिम्फ बनाएंगे जैसे कि लिम्फ नोड्स हैं और लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, साथ ही में उनको चलाने के लिए क्या चाहिए?
डक्ट्स चाहिए। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स के अलावा हमारे को क्या चाहिए, लिम्फेटिक डक्ट्स चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। लिम्फ है क्या, हम जब भी क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, मतलब फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, तो हम उसमें दो चीजें पढ़ते हैं, एक ब्लड पढ़ते हैं, एक लिम्फ पढ़ते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड हमारा मेन कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड में, राइट। लिम्फ हमारा सेकेंडरी कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड फॉर्म में, राइट, फाइबरलेस टिश्यू है, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, कलरलेस फ्लूइड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कलरलेस फ्लूइड, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, आरबीसी नहीं है, आरबीसी एब्सेंट है, और आरबीसी में ही क्या होता है, हीम पार्ट होता है, जो कि क्या कलर देता है, रेड कलर देता है। और यहाँ पे तो आरबीसी एब्सेंट है, तो रेड कलर तो कोई दे ही नहीं सकता, तो इसलिए कैसा फ्लूइड होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। साथ ही में विच इज इन टर्न अ पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, किसका पार्ट है, ये ब्लड प्लाज्मा का पार्ट है। सो द कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ, जो लिम्फ है और टिश्यू फ्लूइड का जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्टली सेम होता है, राइट। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, जो लिम्फ है, जो लिम्फ है उसमें क्या क्या एब्सेंट होते हैं, एक तो आरबीसी एब्सेंट होता है, प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि लिम्फ को क्या नहीं करना होता, लिम्फ को जमना नहीं होता, क्या नहीं करना होता, जमना नहीं होता, कोएगुलेशन नहीं करना होता, इसलिए उसको प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं है। साथ ही में जो लिम्फ है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी कम होता है, राइट, प्रोटीन्स भी बहुत कम होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी बहुत कम होते हैं, और इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी काफी कम होते हैं। ठीक है, एक बार एक नई स्लाइड पे हम लिख लेते हैं कि लिम्फ और ब्लड में क्या क्या डिफरेंस होता है, राइट। ब्लड CO2 भी कैरी करता है और ऑक्सीजन भी कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स सारे ये कैरी करता है, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, राइट। और इसमें क्या है, अब हम देखते हैं लिम्फ के बारे में। सो लिम्फ में क्या है, लिम्फ में, ब्लड में और क्या है, एक आरबीसी है जो कि क्या देता है, रेड कलर देता है, राइट। इसमें ब्लड में प्लेटलेट्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोएगुलेशन करते हैं, क्लॉटिंग में काम आते हैं। अब क्या है, लिम्फ में जो CO2 होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर फैट्स, साथ में फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स, क्या, फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स, साथ ही आपको और क्या मिलेंगे, ग्लूकोज भी काफ़ी हाई मात्रा में मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्लूकोज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। लेकिन एब्सेंट क्या होगा, यहाँ पर आरबीसी एब्सेंट होगा, इसलिए हीम भी एब्सेंट होगा, क्या एब्सेंट होगा, हीम भी एब्सेंट होगा, इसलिए लिम्फ कैसा कलर देता है, कलरलेस देता है। प्लेटलेट्स भी एब्सेंट होंगे, क्या होंगे, प्लेटलेट्स भी एब्सेंट होंगे। साथ ही में लिम्फ में काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल्स, राइट, और क्या होंगे, हॉर्मोन्स भी होंगे हमारे, क्या होंगे, हॉर्मोन्स भी इसी से ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। आगे देखते हैं, तो कंपेयर टू टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ contains very small amount of nutrients and oxygen। साथ ही में अगर हम यहाँ देखें तो ब्लड में क्या होते हैं, काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं। 3 तरीके के प्रोटीन्स हमने पढ़े थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स एंड फिब्रिनोजन पढ़े थे। जबकि लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में फिब्रिनोजन एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, फिब्रिनोजन एब्सेंट होता है, फिब्रिनोजन एब्सेंट होता है, और क्या एब्सेंट होता है, एल्ब्यूमिन भी एब्सेंट होता है। तो जो प्रोटीन कंटेंट है, जो क्या है, प्रोटीन कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट भी काफ़ी कम होता है, बहुत ही कम होता है। सिर्फ क्या होता है, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाने में काम आते हैं। क्या बनाने में काम आते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने में काम आते हैं। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, बट कंटेन्स अबंडेंट कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, और मेटाबॉलिक वेस्ट, किसकी, मेटाबॉलिक वेस्ट की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होगी। साथ ही में लिम्फ में हमारे को और क्या मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। जैसे हम क्या करते हैं,
जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमारे को ब्लड, होल ब्लड का क्या बनाना हो, एक फ्लो चार्ट बनाना हो कि होल ब्लड का कॉम्पोजिशन देखना है, तो एक होते हैं हमारे ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। क्या होते हैं? ब्लड के सेल्स। क्या होते हैं? ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, जो कि क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं, WBCs होते हैं और RBCs होते हैं। साथ में क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो लिम्फ होता है ना, ऐसे ही लिम्फ के पास भी दो चीजें होती हैं। एक होती है लिम्फ का प्लाज्मा, एक होता है लिम्फ का प्लाज्मा, और एक होते हैं लिम्फ कॉर्प्यूसेल्स। क्या होते हैं? लिम्फ कॉर्प्यूसेल्स। और ये लिम्फ कॉर्प्यूसेल्स क्या होते हैं? ये लिम्फ कॉर्प्यूसेल्स होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे दो एरोज नहीं बनेंगे, सिंगल एरो ही, सिंगल डाइवर्जन ही बनेगा, राइट। सो एक क्या होते हैं हमारे पास में? लिम्फोसाइट्स होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, सो अमीबॉइड शेप वाइल ब्लड कॉर्प्यूसेल्स में बी प्रेजेंट इन दी लिम्फ। क्या होगा? अमीबॉइड शेप के वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, जो कि क्या होते हैं? WBCs होते हैं। लिम्फोसाइट्स को और क्या बोलते हैं? WBCs होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। इनके बारे में भी पढ़ा था हमने, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स के बारे में। क्या ये जो B लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये तो हमारे एंटीजन को क्या करते हैं? मार्क करते हैं, जबकि T लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? अटैक करते हैं। क्या करते हैं? अटैक करते हैं। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होता है? वो पतली पतली सिंगल सेल थिक, क्या? सिंगल सेल्ड थिक, राइट। किसकी बनी हुई होंगी? एंडोथीलियम की बनी हुई होंगी। किसकी बनी हुई होंगी? एंडोथीलियम की बनी हुई होंगी। और वो क्या डिफर करती हैं? कैसे डिफर करती हैं? जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो तो कैसे होती हैं? ऐसे आती हैं ये कैपिलरीज, ऐसे आती हैं, राइट। और इधर से क्या होता है? यहाँ से वेन्स में चली जाती हैं। लेकिन ये जो क्या होती हैं, ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, ये मान लीजिए चालू हुई और ये ऐसे ब्लाइंडली एंड कर जाती, बस ऐसे एंड कर जाती, कहीं कनेक्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? कहीं भी कनेक्ट नहीं होती। साथ में दे लाई क्लोज टू ब्लड कैपिलरीज, लेकिन डिफर फ्रॉम देम बिकॉज दे एंड ब्लाइंडली। क्या होता है? ये ब्लाइंडली एंड करती हैं, राइट। नाउ दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। किसके होते हैं? सिंगल लेयर एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। एंड ये कहाँ होती हैं? इंटेस्टाइन्स के पास में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइन्स के पास में प्रेजेंट होती हैं, जहां से वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं? डाइजेस्टेड फैट्स एब्जॉर्ब करती हैं। इसलिए हमारे को लिम्फ में क्या मिलते हैं? फैट्स मिलते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स मिलते हैं, राइट। एंड दे आर मिल्की इन कलर। अब फैट के एब्जॉर्प्शन की वजह से इनका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। इनका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स भी बोलते हैं, देयरफॉर कॉल्ड दी लैक्टियल्स। ठीक है, अब लिम्फेटिक वेसल्स, ये जो सारी कैपिलरीज हैं, जो मैंने आपको कहा कि ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज हैं, ये ऐसे ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज हैं, ये सब मिलकर क्या बनाएंगी? एक लिम्फेटिक वेसल बनाएंगी। ये क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरीज है। और ये क्या हो गई? कैपिलरीज जुड़कर क्या बन गई? लिम्फेटिक वेसल्स बन गई। क्या बन गई? लिम्फेटिक वेसल बन गई। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स अगर कहाँ एक तरफ जुड़ रही हैं, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से अगर ये जुड़ रही हैं, तो ये क्या बन जाएंगी? थोरैसिक डक्ट बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी थोरैसिक डक्ट। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड से जुड़ रही है, सारी लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लेफ्ट साइड यूनाइट टू फॉर्म अ थोरैसिक डक्ट। ठीक है, ये डक्ट कहाँ चालू होती है? एक सिस्टर्ना काइली होती है। क्या होता है? एक सैक डायलेशन होता है, सिस्टर्ना काइली, राइट। सिस्टर्ना काइली जो होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सिस्टर्ना काइली, थोड़ा सा ठीक से लिख दें, सिस्टर्ना काइली। ठीक है, अब ये जो सिस्टर्ना काइली है, ये फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रे के पास में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रे के पास में होती है। उसके आगे इन द फ्रंट प्रेजेंट होती है।
और ये क्या करती है, इसमें काफ़ी सारी वेसल्स एक साथ जुड़कर बनाती हैं, सेवरल वेसल्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, कौन सी वेसल्स, सेवरल लिम्फ वेसल्स फ्रॉम लेफ्ट साइड कनेक्ट टू फॉर्म द थोरैसिक डक्ट। अब इसमें क्या होता है, इन थोरैसिक डक्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे वैल्व्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे वैल्व्स होते हैं। और ये जो थोरैसिक डक्ट है ये अपना लिम्फ कहाँ एम्प्टी करती है, ये अपना लिम्फ कहाँ जाकर रिलीज कर देती है, इनटू द लेफ्ट सब क्लैवियन, क्लैवियन स्पेलिंग क्या है, क्लैवियन की CLAVIAN, क्लैवियन वेन में जाके खाली कर देती है। ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, एक राइट लिम्फैटिक डक्ट होती है, मतलब राइट साइड से सारी जो लिम्फैटिक वेसल्स हैं वो जुड़ के क्या बनाएंगी, राइट लिम्फैटिक डक्ट बनाएंगी। कहाँ से आएंगी वो, थोरैक्स से, हेड से एंड नेक से जुड़कर क्या बनाएंगी, राइट लिम्फैटिक डक्ट। 1 मीटर की होती है और ये राइट लिम्फैटिक डक्ट अपना लिम्फ कहाँ एम्प्टी करेगी, लिम्फ को कहाँ डोलेगी, राइट, कहाँ जाके सिक्रीट कर देगी या रिलीज कर देगी, राइट सब क्लैवियन वेन में, राइट सब क्लैवियन वेन में कर देगी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमने पढ़ लिया हमारे लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स कैसे होते हैं, ये बिल्कुल ब्लड वेसल्स की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं, ब्लड वेसल्स की तरह होते हैं, सिमिलर होते हैं काफी, ठीक है। काफी सारी लिम्फैटिक कैपिलरीज मिलकर लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। अब क्या है, ये आर्टरी और वेन जैसे हो गया, तो इनकी जो मेम्ब्रेन्स है वो भी वैसे ही होंगी। जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, जो बाहरी मेम्ब्रेन है, जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी होगी, वो किसकी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी या फिब्रिस टिश्यू की बनी होगी, कनेक्टिव टिश्यू फिब्रिस टिश्यू की बनी होगी, ठीक है, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ मसल्स होनी चाहिए, स्मूथ मसल्स। तो ये वाइट वाली क्या है, ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू होगा, इसके अंदर क्या होगा, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू होगा, क्या होगा, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगी एंडोथीलियल लाइनिंग, क्या होगी, एंडोथीलियल लाइनिंग। तो ये पिंक सेल्स क्या हैं, ये हैं हमारे एंडोथीलियम, राइट। सो क्या है, दे आर कंपोज ऑफ एन आउटर कोट ऑफ फिब्रिस टिश्यू की बनी होगी, मिडल कोट जो होगा वो मस्कुलर टिश्यू का होगा, और इनर लाइनिंग किसकी होगी, एंडोथीलियल सेल्स की होगी। और लिम्फैटिक वेसल्स में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, जैसे कि वेन्स में होते हैं, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं लिम्फ नोड्स। हम क्या पढ़ेंगे, लिम्फ नोड्स होते हैं। तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, जहां जहां आपकी लिम्फैटिक वेसल्स जाती हैं, जहां जहां क्या जाती हैं, आपकी लिम्फैटिक वेसल्स जाती हैं, वहां पर क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे नोड्स होते हैं। ऐसे क्या होते हैं, छोटे छोटे ओवल स्ट्रक्चर के ऐसे नोड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये लिम्फ बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, लिम्फ बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। दोनों लिम्फोसाइट्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी और टी लिम्फोसाइट्स भी। स्मॉल ओवल बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ लिम्फैटिक वेसल्स के साथ साथ लगे होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। कहाँ काफ़ी सारे मिलते हैं। अगर आपको ध्यान हो, कभी भी आपको जैसे क्या फीवर आ गया या क्या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो डॉक्टर आपके यहाँ ऐसे दबा दबा के चेक करता है। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स हैं। आपके अंडर आर्म्स में काफ़ी सारे, बगल में काफ़ी सारे आपके लिम्फ नोड्स हैं। और दोनों लंग्स के बीच में जो मीडियास्टर्नम होता है, वहां पर भी आपके सबसे ज्यादा लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। साथ ही में इंटेस्टाइन्स में भी आपके लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, एब्डोमिनल वॉल में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, पेल्विस में प्रेजेंट है, नेक में मैंने आपको बताया प्रेजेंट है, एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ लिम्स में भी आपके लिम्फ नोड प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, प्रॉक्सिमल एंड में कैसे पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो, एलिफेंटियासिस में वो वर्म जाके, पैरासिटिक वर्म जाके कहाँ अटक जाता था, हमारे लिम्फ नोड्स में जाके अटक जाता था, जिससे कि लिम्फ वेसल्स का क्या होता था, ब्लॉकेज हो जाता था और लिम्फ फ्लो नहीं कर पाता था। तो पैरों में लिम्फ इकट्ठा होने की वजह से क्या होता था, इन्फ्लेमेशन होता था। सो प्रॉक्सिमल एंड पे भी क्या है, हमारे लिम्स पे लिम्फ नोड्स हैं। और यही लिम्फैटिक नोड्स क्या करते हैं, 3-4 फंक्शंस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि दोनों बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं।
इनमें और क्या होता है, अब जैसे कि क्या है, एक लिम्फ ऑर्गन या लिम्फ नोड हमारा कौन सा है, टॉन्सिल्स है, ठीक है, ये एक हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है और इसी के पास में काफी सारे नोड्स है। तो यहाँ पर जब हमारे को टॉन्सिल होते हैं, जब हमारे टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो क्यों बड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, फॉरेन बॉडी है ये बैक्टीरिया, ये इकट्ठे हो जाते हैं सारे, इनको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर कौन आ जाते हैं, फिर मैक्रोफाजेस आ जाते हैं इनको खाने, इनको क्या करने, इनको खाने, फैगोसाइटोसिस करने, क्या करने, फैगोसाइटोसिस करने। मैंने आपको याद है बताया था कि कैसे फैगोसाइटोसिस करते हैं मैक्रोफाजेस। तो जो मैक्रोफाजेस होते हैं लिम्फ नोड्स में, वो किसको किसको खा जाते हैं फैगोसाइटिस से, बैक्टीरिया को, फॉरेन मटेरियल को और सेल डेब्रिस को, ठीक है। उसके बाद में जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो प्लाज्मा सेल में बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स बना लेते हैं, राइट। और ये प्लाज्मा सेल्स के फिर क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, किसके अगेंस्ट, कोई भी एंटीजन आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई भी एंटीजन आ रहा है, उसके अगेंस्ट ये बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। जबकि जो क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, क्या करते हैं, अटैक करते हैं किसको, फॉरेन सेल्स को, क्या करते हैं, अटैक करते हैं फॉरेन सेल्स को। इतनी बात समझ आ गई। थोरैसिक डक्ट हम पढ़ चुके, राइट लिम्फेटिक डक्ट हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ने वाले हैं लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ हमारा एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड भी आप लिख सकते हो, मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड मतलब तरीला पदार्थ है, कनेक्टिव टिश्यू है, ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है और किससे बना होता है, लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ कॉर्प्यूसेल्स मतलब लिम्फोसाइट से बना होता है। ये देखिए, ये डायग्राम में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि कैसे ये आपकी क्या है, ब्लड की आर्टरीज है, कैपिलरीज बना रही हैं और किसमें खुल रही हैं, किसमें खुल रही हैं, वेन्स में खुल रही हैं। लेकिन ये जो ग्रीन कलर का आपको वेन्स दिख रही हैं, ग्रीन कलर की वेसल्स जो आपको दिख रही हैं, वो क्या है, लिम्फेटिक डक्ट्स है जो कि कैपिलरीज बना रही हैं। ये ब्लाइंड एंडेडली एंड हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ब्लाइंड एंडेडली एंड हो रही हैं, राइट। एंड ये किससे जुड़ी हुई हैं, आगे जाके लिम्फेटिक वेसल बनाती है, लिम्फेटिक वेसल लिम्फेटिक डक्ट बनाता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है, सारा कॉम्पोजिशन हम पढ़ चुके हैं। फ्यूअर ब्लड प्रोटीन है, फ्यूअर ब्लड प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि कैल्शियम फॉस्फोरस कम होगा, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा जो कि क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, राइट। और दूसरे कंपोनेंट्स क्या है, जैसे कि लिम्फ प्लाज्मा है, आर वेरी मच लाइक दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, मतलब इसमें भी क्या होगा, 90 से 92% वाटर ही होगा, साथ में क्या होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड वाटर होगा। बात करते हैं अब हम लिम्फ कॉर्प्यूसेल्स की, मतलब किसकी, लिम्फ सेल्स की, किसकी, लिम्फ के सेल्स की, राइट। जो सेल्स क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। अब जो सेल्स लिम्फ बनाते हैं उनको लिम्फ कॉर्प्यूसेल्स बोलते हैं, या फिर हम उनको और क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं। ल्यूको का मतलब सुनते ही, या ल्यूको वर्ड सुनते ही हमारे को क्या आता है दिमाग में, वाइट आता है, क्या आता है, वाइट आता है। मतलब जो ये लिम्फ कॉर्प्यूसेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता है। जैसे हमारे पास किसमें, इरेथ्रोसाइट्स में क्या होता था, हीमोग्लोबिन होता था जो कि उनको कैसा रंग प्रोवाइड करता था, लाल रंग प्रोवाइड करता था। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे लिम्फोसाइट्स के पास में नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, ल्यूकोसाइट्स भी बोला गया है। साथ में इनको और क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। जैसे आरबीसी को क्या बोलते थे, रेड ब्लड सेल्स बोलते थे। अब ये जो सेल्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे एक नई स्लाइड लें, अगर ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मान लीजिए ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में से ये क्या करते हैं, सेल्स अपनी शेप चेंज करके इस जगह में से बाहर आ सकते हैं। क्या करते हैं, इस जगह में से बाहर आ सकते हैं,
क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी एक सर्टन शेप नहीं है। इनका शेप कैसा है? इर्रेगुलर शेप है। क्या है? इर्रेगुलर शेप है, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं? अमीबॉइड शेप बोलते हैं, मतलब अमीबा जैसी शेप है। एक प्रोटोजोआ होता है हमारे पास, राइट, उस जैसी शेप है इन लिम्फोसाइट्स के पास में। इस प्रोसेस को, कि ये अपना शेप चेंज करके ब्लड वेसल से बाहर आ जाए एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? डायापीडेसिस। क्या बोला था? डायापीडेसिस बोला था। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं एक बार। दीज आर फ्लोटिंग अमीबॉइड सेल्स। क्या है? फ्लोटिंग अमीबॉइड सेल्स है। ल्यूकोसाइट्स, इनको और क्या बोला गया है? ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स विच आर मोस्टली लिम्फोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इरेथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं। तो आपको अब डिफरेंस समझ आ गया, किसमें? हमारे ब्लड में और लिम्फ में। अब इसके बाद हमारे बचते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स और लिम्फ के फंक्शंस, मतलब फंक्शन ऑफ लिम्फ। इन दोनों के लिए आप कहाँ जाएंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाली वीडियोस देखेंगे, वहां पे आपको लिम्फ बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।